साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चन से हम बात करेंगे। जैसे पिछले दो वीडियोस में हमने शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार जो सब्जेक्ट है आपका, जो फर्स्ट पेपर है, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उसके बारे में बात किया था हमने दो वीडियोज में। उसी सीरीज में आज हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक मतलब देखिए दो तरह का बुद्धि परीक्षण होता है, एक होता है शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसको हम इंग्लिश में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल आईक्यू टेस्ट कहते हैं। ओके, सॉरी, इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। ओके, आईटी। इसमें कौन सा आपको बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है ये बताना है। इसमें ऑप्शंस में आपका आर्मी बीटा परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, टर्मन मेरिल परीक्षण है या वेशलर बुद्धि परीक्षण है। ये इसमें आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है। ये जब हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ओके, उसमें टर्मन मेरिल का परीक्षण है, आर्मी में दो है, बीटा परीक्षण और अल्फा परीक्षण है, वेशलर बुद्धि परीक्षण है। उसके बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप केवल ये ध्यान रखिए कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो आर्मी अल्फा परीक्षण है। थॉर्नडाइक के निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने निम्न में से किस बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो आपका बहुकारक सिद्धांत था, मल्टी फैक्टर प्रिंसिपल था जो उन्होंने प्रतिपादित किया था। ओके, ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो इसमें आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि एक 10 वर्ष का लड़का 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो उसकी मानसिक आयु दी है वो 12 दी है, और जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज या जिसको हम कहते हैं शारीरिक आयु दी है वो यहाँ पे 10 वर्ष दी है। ओके, जो आपका बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ओके, आप 10 गुणे 100 बटे आप 100 कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आपका 120 होगा। ओके, ये कभी कभी आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें 3 फैक्टर्स हैं, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। ओके, वास्तविक आयु या शारीरिक आयु एक ही चीज है, मानसिक आयु, और थर्ड आपका बुद्धि परीक्षण। आपको 3 में से 2 डेटा आपको दे दिया जाएगा और दूसरा आपको डेटा पूछा जा सकता है। ओके, जैसे कह देगा कि एक 10 वर्ष के मानसिक आयु के बच्चे का बुद्धि परीक्षण जो बुद्धि लब्धि है वो इतना है, तो उसकी मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु बताइए। ओके, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको 3 डेटा में से 2 डेटा दे देगा, आपको 1 डेटा पूछेगा। आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिए इसको। मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है। देखिए मानसिक अभियोग्यता जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसका जो मापन होता है वो सापेक्ष मान होता है। ओके, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ये जब आप बुक पढ़ोगे या जो आप टॉपिक जब पढ़ोगे थ्योरी में, तब आपको समझ में आएगा इसका। 90 तथा 100 के बीच के बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति किस बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आता है। देखिए जो बुद्धि लब्धि का स्तर है उसको बुद्धि लब्धि के बेसिस पे बालकों को डिवाइड किया गया है। ओके, कि कौन मंद बुद्धि होगा, कौन सामान्य बुद्धि का होगा, कोई जड़ बुद्धि का होगा, या कौन बहुत प्रतिभाशाली होगा। ओके, 120 से 140 के आसपास का जो रेंज है वो आपका प्रतिभाशाली बच्चों की रेंज में आ जाएगा, और जो 90 से 100 के बीच की रेंज है वो आपकी सामान्य बुद्धि की है, और 90 से नीचे के जो बुद्धि के बच्चे होंगे वो आपके मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि के होने लगेंगे। ओके, तो आप ये एक आइडियल अप्रोच रखिए कि 90 से 100 के बीच के जो बच्चे होंगे आईक्यू लेवल के, उनको हम सामान्य बुद्धि के बच्चे कहेंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बिने साइमन और टर्मैन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आता है। ओके, बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण है और टर्मैन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत जो पर्सनल टेस्ट है उसके अंतर्गत आता है। उन्होंने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत है वो बिने साइमन और टर्मैन ने प्रतिपादित किया था। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है।
ओके, जो देखिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से वो तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, उनको 2-3 बार आपको पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ऐसा 100% जरूरी तो नहीं है ना कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। आप में से 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए एमसीक्यूज में 50 नंबर वाले पेपर में। सो उसमें 15 में से 2, 4, 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको पुराने मिल जाएंगे। पुराने मीन्स जो रिपीट होंगे, बाकी तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो नए होंगे ना। सो आप उस हिसाब से देखिए, पुराने वाले तो आपको पढ़ने ही हैं और नए वाले क्वेश्चन भी आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी आपको रिविजन करना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व परख प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? व्यक्तित्व परख प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है इसमें? अब देखिए जो ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। रोडसा का इंक ब्लॉट टेस्ट, TAT जिसको हम टैट ये परीक्षण कहते हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण, और कैटिल का 16PF करेक्ट टेस्ट। सो इसमें जो कैटिल का 16PF टेस्ट है ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण परख प्रेक्षी परीक्षण नहीं है। बाकी टैट, सहचर्य, शब्द सहचर्य परीक्षण, रोरसा का इंक ब्लॉट टेस्ट, ये सब आपके व्यक्तित्व परखने के या पर्सनालिटी को टेस्ट करने के परीक्षण है। ओके, सो कैटिल का 16PF परीक्षण जो है वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? जो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड टेस्ट है उसका दोष कौन सा है? देखिए अब इसमें देखिए ऑप्शन आप देख के ही टिक कर सकते हो। पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना या विश्वसनीयता। तो देखिए जब भी आप कोई वस्तु, जैसे इसी क्वेश्चन को आप लीजिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, सो आप इसमें क्या अनुमान ही तो लगाओगे। जो जिसको हम कहते हैं कि एलिमिनेशन की, जो एलिमिनेट आप करते हो, आप देखोगे कि पर्याप्त नमूनाकरण नहीं हो सकता है, अंकन में सुविधा नहीं हो सकता है, जो दोष है इसका, अंकन में सुविधा, विश्वसनीयता नहीं हो सकता है, लेकिन उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना जो है वही इसका सबसे प्रबल दोष है। ओके, सो आप अनुमान लगाने के भी थे, अनुमान लगा सकते हो उत्तर का, इस वजह से जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का यह एक दोष माना जाता है। नीचे यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले वाले दूसरे वीडियो में यही स्टेटमेंट दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव में ही। सो वहां पे जो ऑप्शन था वो ग्रीन का ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्रॉनबैक का दिया हुआ है। ओके, सो ये हम देख के आपको बता देंगे कि कौन सा इसमें सही है। जहां तक ये ग्रीन का ही स्टेटमेंट है, लेकिन हम देख लेंगे या तो कल जो हमने वीडियो डिस्कस किया था उसमें गलत दिया हुआ है, या ये आज वाले वीडियो में डिस्कस दिया हो इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसको मैं देख के आपको कंसल्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए विश्वसनीयता तो अच्छे परीक्षण में होगी ही, वैलिडिटी भी होगी, ऑब्जेक्टिविटी भी होगी। जो ब्रीफनेस है जिसको हम संक्षिप्तता कहते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। ओके, बाकी तो देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, जो रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है और ऑब्जेक्टिविटी है, ये एक अच्छे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? वह परीक्षण जो है वो वैध कहलाता है। ओके, क्योंकि जिस टेस्ट जो हम टेस्ट कर रहे हैं उससे वही रिजल्ट निकल के आ रहा है जो हम रिजल्ट चाह रहे थे या जो उस मापन का प्रयोजन था। ओके, सो वो जो परीक्षण होगा वो आपका वैलिड या वैध परीक्षण कहलाएगा। यहाँ पे फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन कारक वाला क्वेश्चन है कि आपको 2 कथन कारक वाले क्वेश्चन है। ओके, दोनों आपके जो क्वेश्चन कथन है वो गिलफोर्ड ने दिए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो स्टार दिया लगा हुआ है जिन क्वेश्चंस के आगे, मतलब वो आपको अच्छे से पढ़ना है। आप लिख के पढ़िए या 2-3 बार रिवाइज करके पढ़िए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा उनको। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने कहा है या निम्न परिभाषा किसने दी है? सो ये परिभाषा जो है वो गिलफोर्ड ने दी है। क्या कहा उन्होंने कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। तो ये कथन गिलफोर्ड का है।
और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे वो भी इन्हीं का है। विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। जो विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण है वो प्राप्तांकों में जो वास्तविक विचरण का रेशियो है या उसका अनुपात होता है। तो ये भी गिलफोर्ड का ही कथन है। तो दोनों कथन आपके जो है वो गिलफोर्ड ने दिए हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयुक्त है? जो परीक्षण की रिलायबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त कहा जा सकता है? मानकीकरण में वृद्धि करना, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाना, पदों की संख्या में वृद्धि करना, जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनको इंक्रीज करना, परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना, जो टेस्ट है उसका टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम लिमिट है वो निर्धारित कर देना, या उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए आप यही सब काम कर सकते हो। जो उसका स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसको बढ़ा सकते हो, परीक्षण की जो टाइम लिमिट है, जो समय सीमा है उसको आप निर्धारित कर सकते हो। ओके, सो उपयुक्त सभी द जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही होगा। देखिए फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए कथन कारक वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो आप चाहे डीएलएड का एग्जाम दे रहे हो, टेट का एग्जाम दे रहे हो, या सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, या अल्टीमेटली आप सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो। सो कथन कारक वाले क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे, आप चाहे जैसे याद करो। ओके, स्टेटमेंट कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, ये उन्होंने ये कहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा कि जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या उसकी निष्पत्ति या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो यह कथन या परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यह जो परिभाषा है वो क्रोनबैक ने दी है। क्रोनबैक एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये परिभाषा दी है। ओके, देखिए बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहले भी आ चुका है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ओके, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आ सकता है आपके एग्जाम में। बुद्धि का मापन करने वाले बिने साइमन परीक्षण का निर्माण किस वर्ष किया गया था? देखिए बिने ने दो सिद्धांत दिए हैं। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण का निर्माण जो है 1908 में हुआ, और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का जो सिद्धांत हुआ वो 1905 में हुआ। जो स्टैनफोर्ड विने का परीक्षण था वो उसी का मॉडिफाइड रूप था। ओके, उसी का विस्तृत रूप था, या उसी में कुछ सुधार करके बनाया गया, वो 1908 में आया था। लेकिन बिने साइमन का जो पहला सिद्धांत आया है, जो बुद्धि परीक्षण का पहला सिद्धांत है, वो 1905 में आया हुआ है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। पहला जो दिया उन्होंने बिने साइमन ने वो 1905 में दिया, लेकिन स्टैनफोर्ड विने ने जब उसी परीक्षण को दोबारा से प्रतिपादित किया कुछ संशोधनों के साथ, तो वो 1908 में आया था। फिर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि निकष संदर्भित मापन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? सॉरी, आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि निकष संदर्भित मापन की अवधारणा किसने दी थी। सो ये जो कॉन्सेप्ट था वो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था। ओके, निकष संदर्भित मापन, ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट ग्लेसर दे दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके जो मेरिट्स हैं, उनकी सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे ही रिलेटेड समूह के संदर्भ में करता है, तो उस परीक्षण को उसको मानक संदर्भित मापन कहते हैं। ओके, स्टैंडर्ड रेफर्ड उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के परीक्षण को हम निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। ऊपर ही अभी देखिए आया हुआ है कि निकष संदर्भित मापन की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? वो रॉबर्ट ग्लेसर ने करी। और नीचे आपके क्वेश्चन में निकष संदर्भित परीक्षण की डेफिनेशन आ गई कि जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो उसे हम निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या प्रेक्षण। प्रेक्षण तो एक तरह का ऑब्जर्वेशन हो गया, वो हमको उसको परीक्षण नहीं कहेंगे। बाकी आपके अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, बुद्धि परीक्षण या आईक्यू टेस्ट कहते हैं। ओके, तो प्रेक्षण इसमें ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट कह रहा है, ये देखिए पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? अब है नहीं है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है या नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। बाकी आपका ज्ञान है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है, जिसको नॉलेज एनालिसिस और एप्लीकेशन कहते हैं, तो ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं। लेकिन चारित्रीकरण जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र के संबंधित नहीं है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है? किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त शिक्षण प्रदान करना, किसी विषय में छात्रों के ज्ञान व कुशलता का मापन करना, छात्र के किसी विषय में विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाली बीजभूत योग्यता का मापन करना। देखिए, निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, जो स्पेसिफिक वीकनेसेस हैं उसके अंदर, उन कमियों का केवल पता लगाना। ओके, बाकी उसका हल जो है, उसका सॉल्यूशन जो है बाद में दिया जाएगा। लेकिन निदानात्मक परीक्षण का जो अर्थ है वो विशिष्ट कमजोरियों का, छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का केवल पता लगाना होता है। ओके, डायग्नोस करना, जैसे मेडिकल फील्ड में यूज होता है ना कि डायग्नोस करना। सो डायग्नोस करने का मतलब होता है कि पहले पता लगाइए कि रोग क्या है, क्या दिक्कत है, ओके, समस्या कहाँ पे है। सो इसी तरह ये शिक्षण में भी निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान या पदक्रम नहीं है? सोपान का मतलब होता है सीक्वेंसेस, एक उसका जो ऑर्डर होता है, कौन सा नहीं है? सो बुद्धि का प्रशासन करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना। सो इसमें उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है पूछ रहा है। सो परीक्षण का प्रशासन करना, उसको एडमिनिस्टर करना, ये बुद्धि परीक्षण, ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान या एक टाइप नहीं है। बाकी आपका परीक्षण की योजना बनाना कि क्या क्या आपको योजनाएं बना करके परीक्षण करना है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना और परीक्षण का असेसमेंट या मूल्यांकन करना, ये तीनों आपके सोपान हैं। लेकिन परीक्षण का प्रशासन करना, ये इसका सोपान नहीं है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस और हुए आपका फर्स्ट पेपर जो है सैद्धांतिक पेपर, उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।